हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा और करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस और मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती थी। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। अगर आपको याद हो तो लाइट रिएक्शन दो प्रकार की होती थी, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। नॉन साइक्लिक में तीन चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकलकर चली गई। तो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन में क्या बचा? लाइट रिएक्शन में बचा ATP प्लस NADPH। ये ATP और NADPH किस काम आएगा? ये एक्चुअली में डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। और कहाँ पर यूज़ हो जाता है? ये यूज़ हो जाता है CO2 को रिड्यूस करने के लिए। CO2 को रिड्यूस किया जाएगा तब जाकर के ग्लूकोज बनेगा। तो बताइए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोला था? क्योंकि ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? आइए थोड़ा और हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और पिछली चीज़ों को याद दिलाते हैं। देखिए, आपने देखा था कि लाइट रिएक्शन ग्रेना या थैलेकॉइड में होती है। डार्क रिएक्शन को हम लोगों ने केल्विन साइकिल भी बोली थी, और या फिर हम लोग उसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल अभी पढ़ेंगे। और ये स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, देखिए इसमें CO2 का रिडक्शन हो रहा है। डार्क रिएक्शन में CO2 इज रिड्यूस इनटू शुगर। ठीक है, जबकि लाइट रिएक्शन में वाटर इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन को हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं या C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों? ये आपको आगे समझ में आएगा। और ये कहाँ चलती? क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में चलती है। एक चीज़ और बता दें बच्चों, NCERT में इसको बोला गया बायोसिंथेटिक फेज। ये बायोसिंथेटिक फेज का क्या मतलब होता है? ये इसमें बायोलॉजिकल चीज़ों की सिंथेसिस होगी। और बायोलॉजिकल चीज़ क्या है? बायोलॉजिकल चीज़ मतलब इसमें ग्लूकोज वगैरह जो है वो बनेगा, इसलिए इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहा गया है। और यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम काम आएगा। आपको याद होगा रुबिस्को डुअल नेचर का होता है कि सिंगल डुअल। ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव भी करता है और ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव भी करता है, बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट बिहेव एज कार्बोक्सिलेज याद रखिएगा। ठीक है, और ये बायोस्फीयर का मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है या मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम है, याद रखिएगा। और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर? तो आपने क्या देखा? लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी ATP और NADPH, इसको हम लोग ने बोला था एसिमिलेटरी पावर। क्या बोला था बच्चों? एसिमिलेटरी पावर। अब ये एसिमिलेटरी पावर यूज़ हो जाएगी डार्क रिएक्शन में। यूज़ कहाँ हो जाएगी? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में इट विल यूज़ फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2 देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर। ठीक है, आइए NCERT का एक पॉइंट पढ़ते हैं, फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, NCERT का ये पॉइंट है, NCERT का इसमें लोगो लगा हुआ है। वेयर आर द ATP and NADPH यूज्ड? देखिए ये बना कब? ये बना लाइट रिएक्शन में, लेकिन ये यूज़ कहाँ होगा? यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। देखिए क्या लिखा है? वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन एक गैस है, वो डिफ्यूज़ करके क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगी, स्टोमेटा से होते हुए और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। जबकि ATP और NADPH ये यूज़ हो जाएगा, किसके लिए यूज़ हो जाएगा? फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड यानी ग्लूकोज, मोर एक्यूरेटली शुगर। कौन सी शुगर बच्चों? ये शुगर बनी किस फॉर्म में थी? शुगर बनी थी ग्लूकोज के फॉर्म में। शुगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट कैसे हुई? सुक्रोज के फॉर्म में। शुगर को स्टोर कैसे किया गया? स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया गया। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बायोसिंथेटिक फेज। अभी मैंने आपको बताया इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का। दिस प्रोसेस
डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए तो उसको डार्क रिएक्शन बोला गया था, बट ये डिपेंड करती है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH बिसाइड्स CO2 एंड वाटर। ठीक है, यानी कि ATP और NADPH ये चाहिए इसके लिए, CO2 और वाटर के साथ साथ। यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। ये बात कैसे पता चलेगी कि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती। देखो लिखा हुआ है या लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। इट इज़ सिंपल, ये बहुत सिंपल है। इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम अनअवेलेबल। मान लो एक पौधे को लाइट मिल रही थी और अब धूप चली गई, सनलाइट चली गई, यानी अनअवेलेबल हो गई, तो भी बायोसिंथेटिक फेज चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है सम टाइम तक। कब तक? जब तक कि उसके पास एसिमिलेटरी पावर अवेलेबल है। जब तक कि उसके पास एसिमिलेटरी पावर अवेलेबल है तब तक ये काम चलेगा। जैसे मान लो अभी लॉकडाउन का समय था तो हम लोग अर्न नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे पास जो स्टोर मनी थी वो काम आ रही थी, और जब वो स्टोर मनी ख़त्म हो जाएगी तो हमारा काम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो वही लिखा है, एंड देन आफ्टर स्टॉप, यानी कि जब तक एसिमिलेटरी पावर अवेलेबल है तब तक तो ये डार्क रिएक्शन करेगा या बायोसिंथेटिक फेज करेगा, और उसके बाद फिर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल, अगर मान लो फिर से लाइट आने लगी, यानी फिर से लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक हो गया, तो फिर क्या होने लगेगी? फिर से एसिमिलेटरी पावर बनेगी और फिर से शुगर की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बायोसिंथेटिक फेज को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले हमको लीफ की एनाटमी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ दो लीफ बनाई गई है, एक A और दूसरी है B। ठीक है, और ये C3 लीफ है। C3 लीफ कौन सी होती बच्चों? C3 लीफ होती मोस्टली डाइकॉट, मोस्टली डाइकॉट, रेयरली मोनोकॉट, रेयरली मोनोकॉट, याद रखिएगा। जबकि C4 लीफ कौन सी होती है? C4 लीफ होती है मोस्टली मोनोकॉट एंड रेयरली डाइकॉट। ठीक है बच्चों, अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए। मैंने बोला था डाई मतलब दो होता है, तो देखिए इसका मीजोफिल जो है दो भागों में डिफ्रेंशिएटेड होता है। जो अपर एपिडर्मिस की तरफ है इसको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा या मीजोफिल। जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या मीजोफिल, और ये लूजली प्लेस्ड होती है, मैंने आपको बताया था। और ये जो होती है ये इलोंगेटेड होती है और डेंसली पैक्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर एयर गैप पाया जाता है जबकि यहाँ एयर गैप नहीं पाया जाता है। और इसमें आप देखोगे इसको हाइपोस्टोमेटिक लीफ भी बोलते हैं। हाइपोस्टोमेटिक क्यों बोलते हैं? हाइपो मतलब बच्चों, हाइपो मतलब होता है लो, यानी लोअर सरफेस। हाइपो मतलब नीचे का सरफेस। स्टोमेटिक मतलब स्टोमेटा केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं या ज़्यादातर निचली सतह पर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जबकि आप देखो अभी एक दो चीज़ें और जाननी जरूरी है। लीफ में जो एनाटमी होती है उसमें वैस्कुलर बंडल, ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल है। लीफ की वेन में क्या पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल। लीफ की वेन में क्या पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल, बंडल। ठीक है, वेन या वेनलेट में पाया जाता है वैस्कुलर बंडल। वी मतलब वेन या वेनलेट और वी मतलब वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, ध्यान दीजिएगा। और वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ की ये जो सेल है जो इसे घेर रही है इसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। देखिए ये इसको घेर रही है ना चारों तरफ से, वैस्कुलर बंडल को घेरने वाली सेल को बंडल शीथ सेल कहते हैं। इसी को कहते हैं BSC यानी बंडल शीथ सेल। B फॉर बंडल, S फॉर शीथ, C फॉर सेल, C फॉर सेल। ठीक है, जबकि मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब होता है वन, तो मीजोफिल वन टाइप की होती है। मीजोफिल केवल एक प्रकार की है, देखिए सारी एक ही प्रकार की दिख रही हैं। जबकि डाई मतलब होता है टू, डाई मतलब दो, तो यहाँ मीजोफिल देखिए दो टाइप की, पैलिसेड ऊपर थी, स्पॉन्जी नीचे थी। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पैलिसेड होती कि स्पॉन्जी, तो आप बता देना स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यहाँ पाई जाती है। हालांकि दो भागों में डिफ्रेंशिएट नहीं होती इसलिए इसको नाम नहीं दे सकते, बट समझने के लिए स्पॉन्जी होती है। और आप देख रहे हो मीजोफिल सेल स्टोमेटा के काफ़ी क्लोज होती है। देखिए मीजोफिल सेल स्टोमेटा के काफ़ी क्लोज है। ये सब कौन सी सेल है? ये लंबी लंबी सी, ये मीजोफिल सेल होती हैं, मीजोफिल सेल पाई जा रही हैं यहाँ। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल किसको घेरती है? वैस्कुलर बंडल को। वैस्कुलर बंडल को घेरने वाली सेल को बंडल शीथ सेल कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे
बिल्कुल अरेंज, वेल सिस्टमैटिक अरेंज मैनर में प्रेजेंट हैं। ऐसे लगता है जैसे कि पुष्पांजलि दी जा रही। पुष्पांजलि कैसी होती है आप जानते हो? पुष्पांजलि कैसी होती है आपको दिखाते हैं। मोतियों की वो फूलों की माला से जो पुष्पांजलि बनाई जाती है, श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई जाती है, वो कैसी होती है आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ आप देखिए मोनोकॉट में देख रहे हो, ये तो है मीजोफिल सेल, अभी आपको दिखाया था मीजोफिल सेल लंबी लंबी सी। फिर ये देखिए इसके जस्ट अंदर क्या है, बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल तो आप देख रहे हो, चाहे मीजोफिल सेल की बात करें या बंडल शीथ सेल की बात करें, देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि ये बिल्कुल पुष्पांजलि बनाई गई है। ठीक है, जो श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई जाती है पुष्पांजलि, बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। बिल्कुल देखिए रिजेम्बलेंस है। इसीलिए वृत्त का मतलब होता है पुष्पांजलि या माला बनाना, फूलों की माला बनाना, और वो भी बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में होती है। इसलिए इस तरह के एनाटमी को क्रैंज एनाटमी या ब्रीथ एनाटमी भी कहते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये समझ में आया कि जो मोनोकॉट होते हैं उनमें क्रैंज एनाटमी या ब्रीथ एनाटमी पाई जाती है, जबकि डाइकॉट में नॉन क्रैंज या नॉन ब्रीथ एनाटमी पाई जाती है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? तो क्या देखा आपने, यहाँ पे मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों वृत्त बना लेती है, यानी फूलों की माला, और इस तरह के एनाटमी को क्रैंज एनाटमी कहते हैं। क्रैंज एनाटमी कहते हैं। ये कैसी एनाटमी? नॉन क्रैंज या नॉन वृत्त। तो बताइए डाइकॉट में कैसी एनाटमी होती है? नॉन क्रैंज। मोनोकॉट में कैसी होती है? क्रैंज एनाटमी या ब्रीथ एनाटमी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंस है क्या, यहाँ बंडल शीथ सेल आप देख रहे हो, ये काफ़ी छोटी छोटी सी है। बंडल शीथ सेल काफ़ी छोटी छोटी सी है और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तभी तो देखिए ये ब्राउन कलर की दिखाई गई है। जहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा ब्राउन कलर की होती है, जैसे सूखा तना देखिए, स्टेम। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बंडल शीथ सेल दिखाई गई है, और यहाँ पर बंडल शीथ सेल काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं, और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया दोनों लीफ में। आइए थ्योरी में पढ़ते हैं। लीव्स ऑफ C3 प्लांट डू नॉट हैव क्रैंज एनाटमी, यानी C3 प्लांट में क्रैंज एनाटमी नहीं होती है, जबकि C4 प्लांट यानी मोनोकॉट में क्रैंज एनाटमी पाई जाती है। उसी को वृत्त एनाटमी अभी अभी बोला। C3 पौधों में जो बंडल शीथ सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि C4 पौधों में जो बंडल शीथ सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आप बताओ इसमें जो है C3 पौधों में या डाइकॉट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? मीजोफिल सेल ओनली, मीजोफिल सेल ओनली, नेवर टेक्स प्लेस इन बंडल शीथ सेल, while in monocot it may takes place in bundle sheath cell as well as mesophyll cell। एक डिफरेंस समझ में आया ना बच्चों आपको? तो ये बात जरूर याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, मेसोफिल सेल सुपरफिशियल होती हैं, स्टोमेटा के टच में रहती हैं, बंडल शीथ सेल डीप सीटेड होती हैं, काफ़ी गहराई में होती हैं। ठीक है, और वो स्टोमेटा से काफ़ी दूर रहती हैं। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आगे पौधों को, तो मैं आपको बताऊंगा क्या बेनिफिट होगा, देखिएगा आगे। इसीलिए पहले दुनिया में डाइकॉट पौधे यानी C3 पौधे बने, बाद में C4 पौधे बने, क्योंकि कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होता रहता है नेचर में, क्योंकि आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन होता है तो परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो देखिए डार्क रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था कि इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। और डार्क रिएक्शन जो होती है, दुनिया में दो तरह के पौधे हैं, तो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है डाइकॉट पौधों में, जिसको हम लोग ने बोला था C3 साइकिल। डाइकॉट पौधों में कौन सी साइकिल चलती है? C3। और मोनोकॉट में मोस्टली कौन सी चलती है? C4 साइकिल चलती है। तो हमें डार्क रिएक्शन दो प्रकार की पढ़नी है, एक C3 साइकिल और एक C4 साइकिल। तो अभी पहले हमें क्या पढ़नी है? पहले हमें पढ़नी है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, क्योंकि इसको कैल्विन ने खोजा था, कैल्विन और बेंसन ने, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं या C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये दुनिया के हर पौधे में होती है। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि यहाँ होती है डाइकॉट में, और आप बोल रहे हो कि मोनोकॉट में भी होती है। एक्चुअली दुनिया में सभी में होती है, चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट। क्यों? क्योंकि शुगर या फूड दुनिया के हर ग्रीन प्लांट में बनता है, इसीलिए जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, सब में बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स में होती है। अब एल्गी ना तो डाइकॉट है ना मोनोकॉट। ठीक है, एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है ना,
जिम्नोस्पर्म हुए, प्टेरिडोफाइटा हुए, सब ग्रीन है ना, तो सब में कौन सी साइकिल चलेगी? सब में चलती केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। ये ऐसा नहीं कि डाइकॉट में चलेगी या मोनोकॉट में, सब में चलती है, ठीक है। फिर आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस हमको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा अभी आगे के टॉपिक में। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स में चलती है या ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में चलती है? ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में चलती है, ठीक है। और आपको ये भी बताया गया कि ये जो साइकिल है C3 साइकिल, इससे क्या बनता है? शुगर। अब शुगर या फूड तो सभी में बनना है, इसलिए सभी में ये चलेगी, सभी में ड्राइव होगी, ठीक है। देखो, केल्विन साइकिल का पूरा नाम होता है केल्विन बेंसन साइकिल, और ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है, बट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज ATP प्लस NADPH, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जिसका नाम होता है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, दैट इज़ वाई नोन एज C3 साइकिल। यहाँ पर ये साइकिल चलती कहाँ है? मेसोफिल में, मेसोफिल। और इसमें कौन सा एंजाइम काम आता है? रुबिस्को। ये साइकिल कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ग्रेना में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। रुबिस्को डुअल नेचर का एंजाइम है ना, जब CO2 का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये बिहेव करता है कार्बोक्सिलेज की तरह। कैसे बिहेव करता है? कार्बोक्सिलेज। और अगर CO2 का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, O2 का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो ये बिहेव करता है ऑक्सीजिनेज की तरह, ऑक्सीजिनेज, ठीक है। अब आगे देखिए, लाइट रिएक्शन को सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद खोजा गया, सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट आफ्टर खोजा गया। और इसको खोजा गया था एक ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, नाम है क्लोरेला, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में खोजा गया। और इसको खोजने के लिए हमने एक आइसोटोप यूज़ किया था जिसका नाम था C14 आइसोटोप का उपयोग किया गया। और ये साइकिल 3 फेज़ में कंप्लीट होती है। 3 फेज़ में मतलब CR² याद रखिएगा। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट वन इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड वन इज नोन एज रिडक्शन, एंड थर्ड वन इज नोन एज रीजेनरेशन। तो याद रखिएगा ये 3 पार्ट में चलती है। तो हम लोग एक एक पार्ट को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये NCERT में दिया मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण। और ये कैसा होता है? ये क्रूशियल स्टेप है। मोस्ट क्रूशियल ये है। ये कैसा है? क्रूशियल, क्योंकि जब तक रीजनरेशन नहीं होगा ओरिजिनल प्रोडक्ट का, तब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। आइए पहले इतना NCERT से पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस नाउ सी हाउ द ATP एंड NADPH आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज। अब हम देखेंगे कि ATP और NADPH जो कि कहाँ बना था? लाइट रिएक्शन में, वो कैसे यहाँ पर यूज़ होता है, इसको देखेंगे। बायोसिंथेटिक फेज यानी डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल हम पढ़ रहे हैं। वी सॉ अर्लियर, हमने पहले देखा था कि CO2 जो होती है वाटर के साथ कंबाइन होकर के CH2O का होल N यानी शुगर बना लेती है। ये शुगर का एम्पिरिकल फार्मूला है। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ द रिएक्शन प्रोसीड। ये रिएक्शन कैसे होती है, साइंटिस्ट को काफ़ी इंटरेस्ट इसमें आया। और लिखा है, और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CO2 इज टेकन इनटू द रिएक्शन और फिक्स्ड। जब CO2 को लिया गया तो पहला कौन सा प्रोडक्ट बना, ये भी वो जानने के काफ़ी उत्सुक थे। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, मैंने बोला था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद खोज हुई। एमंग द सेवरल एफर्ट, बहुत सारे एफर्ट किए गए और रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया गया जो कि बेनिफिशियल यूज़ था। और ये काम किया था मेल्विन केल्विन और उनके साथियों ने मिलकर के, ठीक है। उसके साथियों का नाम था, उनके कलीग का नाम था बेंसन, तभी पूरा नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। यहाँ पर C14 का उपयोग किया और एक एल्गी में किया। कौन सी एल्गी?
कौन सी एल्गी ली थी? क्लोरेला। क्लोरेला जो होती है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद डिस्कवर कर लिया गया कि पहला CO2 का फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नाम बताइए? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड पूरा नाम होता है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके 3rd कार्बन पर फास्फेट बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि बायोसिंथेटिक फेज किस प्रकार से कंप्लीट होती है, ये सब पता चल गया। और उनकी डिस्कवरी के आधार पे नाम पड़ गया केल्विन साइकिल आफ्टर हिम, केल्विन साइकिल आफ्टर हिम, ठीक है। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, ठीक है। ये नाम क्या है उसका? PGA। नाम क्या है? PGA। अब देखिए क्या है, साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड टू नो वेदर ऑल द प्लांट है PGA और फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। मतलब साइंटिस्ट ने ये जानने का प्रयास किया कि दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब में क्या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA ही बनता है जिसमें 3 कार्बन है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई और भी प्रोडक्ट बनता हो अदर प्लांट्स में। तो ऐसा ही हुआ, एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट हुआ और बहुत सारे प्लांट्स के ग्रुप को उन्होंने, जैसे एल्गी हुआ, ब्रायो हुआ, टेरिडो हुआ, जिम्नो हुआ, एंजियो हुआ, सबको इन्होंने डिस्कवर किया। तो पाया कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का, वो एक और ऑर्गेनिक एसिड बनता है, ठीक है, बट वन विच हैज़ 4 कार्बन एटम। उसमें 4 कार्बन एटम है। कितने कार्बन एटम है? 4 कार्बन एटम। इस फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का नाम क्या था? PGA। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है उसका नाम है OAA, ठीक है। देखिए लिखा है दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू OAA यानी ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। सिंस देन CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वॉज सेट टू बी 2 मेन टाइप्स। इसलिए 2 टाइप का नाम पड़ गया, C3 और C4। C3 पाथवे और C4 पाथवे। देखिए C3 एसिड जिनमें बनता था PGA, वो C3 पाथवे बोलने लगे, मोस्टली डाइकॉट्स में होता है। और उसके बाद बताया गया जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अगर OAA बनेगा, जो कि 4 कार्बन वाला होगा, तो C4 पाथवे बोलेंगे। दीज 2 ग्रुप ऑफ प्लांट शोज अदर एसोसिएशन करेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल डिस्कस लेटर, यानी कि अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था केल्विन साइकिल 3 स्टेप में होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप इज रिडक्शन और थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। तो हमने फार्मूला क्या बनाया? CR²। कार्बोक्सिलेशन देखिए फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन और थर्ड स्टेप होता है रीजनरेशन। किसका रीजनरेशन? RUBP रीजनरेट हो जाता है, इसको RUBP बोलते हैं, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। आइए एक एक स्टेप को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए केल्विन साइकिल कहाँ चलती है? मेसोफिल में, मेसोफिल सेल। इसमें भी कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पर? स्ट्रोमा में। और यहाँ क्या पाया जाता है? दुनिया का सबसे फेमस एंजाइम रुबिस्को। डुअल नेचर का है कि नहीं है? है। जब CO2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन O2 से ज़्यादा होती है तो बिहेव एज कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज C मीन्स कार्बोक्सिलेज। और अगर O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा हो जाती है देन ये बिहेव एज ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज, ठीक है, यानी डुअल नेचर का है। अब आगे देखिए, जो केल्विन साइकिल चलती है, केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। मोस्ट क्रूशियल से मेरा मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे? यहाँ पर देखिए एक सबस्ट्रेट यूज होता है RUBP, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। और ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। पहले लगता था साइंटिस्ट को कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ऐसा क्यों? लेकिन वो गलत फहमी थी। अभी क्लियर हो गया कि ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। और ये कैसी शुगर है? कीटोस शुगर है, कीटो शुगर, 5 कार्बन का कीटो शुगर है और इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब देखिए ये 5 कार्बन का है, एटमॉस्फेयर से क्या आई? CO2। CO2 कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से CO2 आई। इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन। अब देखिए 5 कार्बन ये, 1 कार्बन ये। अब रुबिस्को इनको आपस में रिएक्ट करा देता है और इस समय रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करेगा? क्योंकि CO2 अवेलेबल है, तो CO2 अवेलेबल है तो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा, मैंने बताया था। और इस समय 6 कार्बन का एक कंपाउंड बन सकता है या 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बनेगा,
ठीक है, 2 कंपाउंड बनेगा 3 कार्बन का, नाम है उसका फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का? 3 कार्बन के। कितने कंपाउंड बने? 2। और ये होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। इसीलिए केल्विन साइकिल का दूसरा नाम पड़ गया C3 साइकिल, इसीलिए इसका दूसरा नाम पड़ गया C3 साइकिल। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और ये कहाँ पर चल रही है? स्ट्रोमा में चल रही है रिएक्शन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। और यहाँ पर कोई भी एसिमिलेटरी पावर यूज़ नहीं होती। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एसिमिलेटरी पावर। ध्यान देने की बात है, यहाँ पावर कोई भी यूज़ नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, इसी स्टेप को थोड़ा और दूसरे तरीके से देखते हैं। जब O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? देखो, इस टाइम तो फोटोसिंथेसिस चलेगी, केल्विन साइकिल रन करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। उस दिक्कत का नाम है फोटो रेस्पायरेशन। आइए उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अभी आपने क्या देखा था? RuBp CO2 के साथ जोड़ करके क्या बना लेता है? PGA। 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल PGA के बन जाते हैं। ठीक है, कितने कार्बन का कंपाउंड था? 3 कार्बन। इस समय कौन सा एंजाइम काम आया? रुबिस्को किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कार्बोक्सिलेज की तरह, क्योंकि CO2 को जोड़ रहा है। ये 5 कार्बन, ये 1 कार्बन, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए। ठीक है, और इस समय फोटोसिंथेसिस रन करेगी। लेकिन अगर RuBp O2 से जुड़ गया, अगर O2 की सांद्रता CO2 से बढ़ गई तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और इस समय क्या होगा? इस समय रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। देखिए, ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें 5 कार्बन है, इसमें 0 कार्बन है, 1 भी कार्बन नहीं है। तो अब आप बताओ, यहाँ 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन पाएंगे? नहीं। इसीलिए यहाँ पर 3 कार्बन का 1 कंपाउंड बन जाता है और 2 कार्बन का 1 कंपाउंड बन जाता है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को तो PGA ही बोलेंगे, और ये रन करेगा, फोटोसिंथेसिस रन। बट यहाँ 2 कंपाउंड थे, यहाँ 1 कंपाउंड है, बट एफिशिएंसी घट जाएगी, एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी। और ये जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका नाम होता है फास्फोग्लाइकोलेट। 2 कार्बन का कंपाउंड है। अच्छा, और ये क्या करता है? ये स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट्स ए वेस्टफुल साइकिल दैट इज फोटो रेस्पायरेशन। अच्छा, इस समय रेस्पायरेशन वर्ड क्यों आ गया? एक तो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए फोटो लगाया गया। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो रही है, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको रेस्पायरेशन बोला गया। अब आप बोलोगे सर, लेकिन रेस्पायरेशन में तो CO2 भी रिलीज होती है। तो बताता हूँ क्यों। यहाँ पर जो 2 कार्बन के कंपाउंड हैं, 2 कार्बन का कंपाउंड नाम था फास्फोग्लाइकोलेट, उसके 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो ये 4 कार्बन आ जाएंगे। 4 कार्बन में से 3 कार्बन 1 PGA को रिकवर कर लेते हैं। 3 कार्बन तो इसमें से 1 PGA को रिकवर करने के काम आ गए, और 1 जो कार्बन बचा वो CO2 के रूप में निकल गया। अब आप बताओ, फोटो रेस्पायरेशन की साइकिल में कौन सी गैस यूज़ हुई? ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकली? CO2। इसलिए इसको रेस्पायरेशन कहने लगे। फोटो क्यों बोलने लगे? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, इसीलिए इसको बोला गया फोटो रेस्पायरेशन। और वेस्टफुल साइकिल क्यों बोला गया? देखिए, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की बजाय 1 ही मॉलिक्यूल बना, तो एफिशिएंसी घट गई है फोटोसिंथेटिक। और क्यों वेस्टफुल बोला? जो एसिमिलेटरी पावर केल्विन साइकिल में काम आने वाली थी, वो फालतू में वेस्ट हो गई। वो वेस्ट हो जाती है फॉर फोटो रेस्पायरेशन। इसीलिए इसको वेस्टफुल साइकिल, मतलब खाना भी नहीं बना फोटो रेस्पायरेशन में, और जो एसिमिलेटरी पावर जो यूज़ होने के लिए बची हुई थी वो फालतू में वेस्ट हो गई। इसलिए ये फालतू की साइकिल बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। और फोटो रेस्पायरेशन के कारण ही C3 पौधों की जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो घट जाती है। ठीक है, इसी फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए C4 पौधे में फोटो रेस्पायरेशन को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्रैंज एनाटमी डेवलप करी गई। ये मैं आपको बताऊंगा
कि क्रैंज एनाटॉमी से क्या फ़ायदा हुआ, कैसे रोका जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा एनसीईआरटी से देखते हैं। कैल्विन और उनके कोवर्कर बेंसन इन लोगों ने मिलकर के पूरे पाथवे को डिस्क्राइब किया कि वो कैसे साइक्लिक बैनर में काम करता है। आरयूबीपी दोबारा रीजनरेट हो जाता है, तभी साइकिल कंप्लीट होती है। लेट अस नाउ सी हाउ द कैल्विन साइकिल ऑपरेट एंड वेयर द शुगर इज सेंसाइज। हमें जानना है किस स्टेप में, 3 स्टेप होते हैं, उसमें किस स्टेप में शुगर बनेगी। लेट अस एट द आउटसेट अंडरस्टैंडिंग वेरी क्लियरली दैट कैल्विन साइकिल पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। मतलब एल्गी में भी होती है, ब्रायो में भी होती है, टेरिडो में भी होती है, जिम्नो में भी होती है, एनजियो में, डाई में भी होती है और मोनोकॉट में भी होती है, सभी में होगी। इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 पाथवे। ये इस पर डिपेंड नहीं करती है कि C3 पाथवे है कि C4 पाथवे, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। C3 में भी चलेगी, C4 में भी चलेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। फॉर एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए कैल्विन साइकिल को 3 स्टेप्स में क्लासीफाई करेंगे। फार्मूला CR², कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आइए पहला स्टेप हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 जो है वो जुड़ जाती है और वो एक स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है। नाम क्या था? PGA। कार्बन की संख्या कितनी है? 3, इसीलिए इसका नाम पड़ा C3 साइकिल। कार्बोक्सिलेशन सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। याद करिए, मोस्ट क्रूशियल ये होता है कैल्विन साइकिल का, जहाँ पर CO2 जो होती है यूटिलाइज हो जाती है। किसके कार्बोक्सिलेशन के लिए काम में आ गई? RUBP। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, यानी 2 मॉलिक्यूल 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बन गए। सिंस द एंजाइम ऑल्सो हैज़ एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, यानी रुबिस्को ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी कर सकता है, इसलिए RUBP का पूरा नाम पड़ा RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, यानी रुबिस्को एंजाइम। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर रहा था जब वैन CO2 की रिलेटिव कंसनट्रेशन O2 से ज़्यादा थी, और जब O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा है तो ये इस समय फोटोसिंथेसिस करेगा, इस समय फोटो रेस्पायरेशन करने लगेगा। ठीक है, तो आई होप सो पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। आइए सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सेकेंड स्टेप का नाम होता है रिडक्शन। रिडक्शन में होता क्या है, जो ये बना 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बने थे ना, उसमें अगर मैंने आपको पहले भी बोला था जितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं उतनी ही एनर्जीज यूज़ होती हैं, तो 2 ATP यूज़ होगी और 2 NADPH यूज़ होगा। ठीक है, ATP क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ATP क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। और NADPH क्या प्रोवाइड करेगा? NADPH एनर्जी भी देता है, साथ में ये रिड्यूसिंग पावर है। ये है रिड्यूसिंग पावर, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है रिड्यूसिंग पावर। तो आप बताइए, एनर्जी भी मिल गई और इसके पास रिड्यूसिंग पावर भी इसने यूज़ कर लिया, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर एसिड का रिडक्शन कराओगे तो आप क्या होगा बताइए? अगर किसी एसिड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, तो यहाँ पे बनता है 3PGAL, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये रिएक्शन कुछ वैसे नहीं लग रही है जैसे ग्लाइकोलिसिस का आपने उल्टा कर दिया। ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा था कि ग्लूकोज यूज़ हो रही थी। ठीक है, ग्लूकोज यूज़ हो रही थी और रिएक्शन इधर से ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कैसे जा रही है? ग्लाइकोलिसिस का जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी देखिए PGAL से बना था 3 PGA। ठीक है, फाइनली उसमें ग्लाइकोलिसिस में इसमें उल्टा हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, और हम लोगों ने इसी को बोला था ट्रायोस फॉस्फेट। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल तो क्या करने काम आ जाते हैं? ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज या शुगर बनाने में काम आ जाते हैं। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल है कुछ ग्लूकोज या शुगर बनाने के काम आ जाते हैं, और कुछ जो मॉलिक्यूल है वो RUBP को, इसको क्या बोला है हम लोग ने शॉर्ट में? RUBP। तो RUBP को रीजनरेट करने के काम आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आइए सेकेंड स्टेप को NCERT से पढ़ते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्टेप था वो सेकेंड स्टेप था। NCERT ने देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, सेकेंड स्टेप है रिडक्शन। दीज
आर ए सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी अब ग्लूकोज बनेगा। द स्टेप इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, मैंने बताया था ना 2 मॉलिक्यूल एटीपी का होगा और 2 ही मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग पावर का यूज़ होगा। किसका रिडक्शन कराना है बच्चों? CO2 का, CO2 का रिडक्शन कराना है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक CO2 यूज़ होगी तो फिर उससे जो ग्लूकोज बनेगा, इसमें देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6, लेकिन यहाँ तो एक ही कार्बन है। एक कार्बन से 6 कार्बन कैसे बन सकते हैं? इसीलिए यहाँ ग्लूकोज का 6वां भाग बनेगा। एक CO2 के फिक्सेशन से ग्लूकोज का 6वां भाग बनता है। बताइए अगर पूरा ग्लूकोज बनाना है यानी पूरा 1 गुना ग्लूकोज बनाना है तो कितने CO2 की ज़रूरत पड़ेगी? 6, ये बात याद रखिएगा, 6 CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। देखिए क्या लिखा है, फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे, ठीक है। क्योंकि एक CO2 से ग्लूकोज का 6वां भाग बनेगा तो पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। और उस समय क्या होगा? उस समय 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई। आइए लास्ट स्टेप देखते हैं। लास्ट स्टेप का नाम होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है? देखिए ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक होता है। रीजनरेशन यहाँ से ट्रायोस फॉस्फेट से लेकर के RUBP तक के बनने का स्टेज होता है। इसमें क्या होता है? अच्छा यहाँ पे देखो फास्फोरस कितना है? 1, यहाँ फास्फोरस कितने हैं? 2, तभी तो बाई फॉस्फेट बोल रहे हैं। तो इसमें एक फास्फोरस है, इसमें 2 फास्फोरस है, तो एक फास्फोरस आया कहाँ से बच्चों? ATP द्वारा। इसीलिए यहाँ पर एक RUBP बनाने के लिए एक ATP का यूज़ होना ज़रूरी है। एक RUBP बनाने के लिए एक ATP का यूज़ होना ज़रूरी है। चूँकि 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 ATP यहाँ यूज़ होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज़ द क्रूशियल इफ़ द साइकिल इज़ टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, यानी बिना रुकावट के साइकिल चलती रहे, इसके लिए RUBP बनना बहुत ज़रूरी है। रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फास्फोराइलेशन टू फॉर्म द RUBP, यानी एक ATP की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब पूरी साइकिल में आपने क्या देखा? पूरी साइकिल को मैं एक बार पूरा रिव्यू आपको दिखाता हूँ, क्या आपने महसूस किया। मोस्ट क्रूशियल स्टेप ये था, क्रूशियल स्टेप ये है, ठीक है। ये देखिए लिखा है क्रूशियल, और हम लोग ने फर्स्ट वाले में पढ़ा था मोस्ट क्रूशियल। अच्छा क्या इसमें एसिमिलेटरी पावर यूज़ हुई? नहीं, एसिमिलेटरी पावर यूज़ नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें एसिमिलेटरी पावर यूज़ हुई। कितनी पावर यूज़ हुई थी एक CO2 के लिए? 2 ATP और 2 NADPH, ये यूज़ हो गया, ठीक है। 2 ATP और 2 NADPH यूज़ हुआ फॉर 1 CO2 फिक्सेशन। एक CO2 के फिक्सेशन के लिए सेकेंड स्टेप में 2 ATP यूज़ हुई और 2 NADPH यूज़ हुआ। थर्ड स्टेप में एक CO2 के लिए, या ऐसे नहीं बोलोगे एक CO2, आप बोलोगे एक CO2 को एक RUBP की ज़रूरत होती है, इसीलिए एक RUBP बनाने के लिए आपको एक ATP यूज़ करनी पड़ेगी थर्ड स्टेप में, ठीक है। इसका मतलब एक ATP यहाँ यूज़ होगी, एक ATP यहाँ यूज़ होगी। तो बताओ एक CO2 के फिक्सेशन के समय कितनी टोटल ATP यूज़ हुई और टोटल NADPH यूज़ हुआ? देखो 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए पहले स्टेप में तो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, सेकेंड स्टेप में 2 ATP यूज़ हुई और 2 NADPH यूज़ हुआ, थर्ड स्टेप में एक ATP यूज़ हुई। तो बताओ एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कुल कितनी ATP यूज़ हुई? 2 और 1 3 ATP यूज़ हुई और 2 NADH यूज़ हुआ, 2 NADPH यूज़ हो गया, ठीक है। 3 ATP और 2 NAD। हमें कितने CO2 फिक्स करने हैं? 6। हमें 6 CO2 फिक्स करने हैं, तो 6 CO2 के लिए कितने होंगे भाई बताओ ज़रा, 6 टाइम कर दें तो 18 ATP यूज़ होगा और 12 NADPH यूज़ होगा। और इतनी ही एसिमिलेटरी पावर हमारी लाइट रिएक्शन में बनी थी। जितनी लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनी उतनी ही 6 CO2 को फिक्स करने के काम आ गई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन गया, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें बच्चों? अब आइए देखते हैं थोड़ा सा और क्लियर करके। देखिए क्या लिखा है NCERT में। NCERT में लिखा है हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल एंटरिंग इन केल्विन साइकिल, यानी हर एक CO2 के लिए 3 ATP की जरूरत पड़ी और 2 NADPH की जरूरत पड़ी, ठीक है। इट इज़ प्रोबेबली टू मीट
दिस डिफरेंस in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place। बोलते हैं ATP और NADPH जो यूज़ हो रही है डार्क रिएक्शन में, ठीक है, ये सब क्या साइक्लिक नॉन साइक्लिक में आपने डिफरेंस में पढ़ा होगा। फिर लिखा है टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टन्स ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड। बताइए अगर एक CO2 यूज़ करते बच्चों तो ग्लूकोज कितना बनता, ग्लूकोज का 6वां भाग बनता। आपको अगर 6 CO2 अगर आपने यूज़ कर लिए तो ग्लूकोज पूरा बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखो G/6 यहाँ 6 किया है तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये से ये कट गया, ग्लूकोज पूरा बन गया, ठीक है। आगे देखिए, वर्क आउट हाउ मैनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल विल रिक्वायर टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे। कितना होगा इसका वर्कआउट, तो खुद इन्होंने आंसर दिया हुआ है। कैल्विन साइकिल के लिए 6 CO2 यूज़ हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, इसके रिडक्शन द्वारा 1 ग्लूकोज बन गया। 18 ATP यूज़ हो गया, और ATP जब यूज़ हो जाता है तो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फिर चला जाएगा कहाँ पर, रिसाइकल्ड वाया लिंक लाइट रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पर 12 NADPH यूज़ हुआ और किस में बदल जाएगा, 12 NADP प्लस रिसाइकल्ड वाया लाइट रिएक्शन। तो इस तरह से आपने देखा कि कैल्विन साइकिल किस में चलती है, दुनिया के सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है कि नहीं होती है, आपने देखा किस तरीके से ऑपरेट करती है, इसके सारे एस्पेक्ट आपने पढ़ लिए। आई थिंक ये अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आज मैंने आपको कैल्विन साइकिल पूरा करा दिया। कल हम लोग करेंगे या नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे C4 पाथवे। C4 पाथवे करेंगे हम लोग, जो कि मोस्टली मोनोकॉर्ड और रेयरली डाइकॉर्ड में चलता है, और C4 पाथवे की ज़रूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको बताऊंगा। आज आपने सीखा कि C3 पौधों में फोटो रेस्पायरेशन चलता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी घट जाती है। इसी फोटो रेस्पायरेशन को रोकने का प्रयास किया गया और डाइकॉट को कन्वर्ट करके मोनोकॉट में बदल दिया गया, ठीक है। कुछ नए पौधे बनाए गए जिनको मोनोकॉट बोलने लगे, और ये बना कैसे, नेचुरल सिलेक्शन। और इसमें जो घाटा हो रहा था, घाटा किस में हो रहा था, फोटो रेस्पायरेशन द्वारा, उसको रोकने का प्रयास किया गया। तो कल हम समझ पाएंगे बेटर कि क्यों C4 पौधे बनाए गए, डाइकॉट के बाद मोनोकॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और तब तक आप वीडियो को बार बार देखिए, अपने कन्फ्यूजन्स दूर करिए, सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आइए आपको एक छोटा सा और भी चीज़ें बताता हूँ कि NCERT ने RUBP के लिए क्या लिखा हुआ है। देखिए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का नाम था RUBP, लिखा है लेट अस नाउ आस्क अवर सेल्फ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन। मतलब डार्क रिएक्शन को समझने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उस समय क्या प्रॉब्लम आ रही थी। हाउ मेनी कार्बन एटम वुड बी ए मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग द CO2। मतलब CO2 को एक्सेप्ट करने वाले में ये तो 3 कार्बन थे, तो कन्फ्यूज़न क्या था, मैंने आपको बताया था RUBP को 2 कार्बन वाला लोग समझ रहे थे, क्योंकि CO2 में 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, तो इससे PGA बनना आसान हो जाएगा, तो PGA का 1 मॉलिक्यूल लोगों को लगता था। द स्टडीड वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेडली सो दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वॉज 5 कार्बन कीटोस शुगर। लेकिन पता क्या चला कि 2 कार्बन का नहीं है, 5 कार्बन का कीटोस शुगर है, मैंने आपको बताया था। इट वॉज RUBP, नाम था RUBP। डिड एनी ऑफ यू थिंक दिस पॉसिबिलिटी, हाँ 2 कार्बन का भी हो सकता था। देखिए बाद में पता चला कि 5 कार्बन का होता है, तो 5 कार्बन ये, CO2 का 1 कार्बन, इसके 2 कंपाउंड बनेंगे। लिखा है डू नॉट वरी, मतलब आप चिंता ना करें, साइंटिस्ट ने पहले ही काफ़ी लंबा समय लिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस नतीजे तक पहुंचने में कि ये 5 कार्बन का कंपाउंड है कि 2 कार्बन का। दे ऑल्सो बिलीव दैट द सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज C3, वो फर्स्ट प्रोडक्ट C3 था, तो उनको क्या लगता था जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 एक्सेप्टर, नाम क्या है RUBP, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है RUBP, उसमें 2 कार्बन हो सकते थे। दे स्पेंड मैनी ईयर्स, बहुत सारे साल लगे उनको ये समझने में कि ये 2 कार्बन का नहीं बल्कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को बार बार देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और ऑल द बेस्ट।